चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। द एक्सप्रेशन ऑफ Kc फॉर द बिलो रिएक्शन विल बी, यानी इस केमिकल रिएक्शन के लिए हमारे पास Kc की क्या एक्सप्रेशन होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि Kc इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। सो चलिए इन ऑप्शंस में हम फाइंड आउट करते हैं करेक्ट ऑप्शन जो कि Kc के लिए इस केमिकल रिएक्शन के लिए होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हमारे पास मोलर कंसेंट्रेशन आएगी प्रोडक्ट की। फर्स्ट वन में हमारे पास मोलर कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की है, जबकि हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया है। सही, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट है। सेकंड में हमारे पास मोलर कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट की है लेकिन साथ ही रिएक्टेंट की भी है, सो अगेन ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड में हमारे पास मोलर कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट की है, यहाँ पर स्क्वायर भी मौजूद है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे पास 2 मोल्स हैं जो कि पावर की सूरत में आ जाएंगे। डिवाइडेड बाय हमारे पास मोलर कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास N2 और H2 रिएक्टेंट है और पावर में हमारे पास 3 आना चाहिए हाइड्रोजन के ऊपर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो हमारे पास मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इस केमिकल रिएक्शन के लिए Kc की एक्सप्रेशन के लिए ये करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ में आप देख सकते हैं अगेन अमोनिया प्रोडक्ट है लेकिन साथ ही हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट यहाँ पर मौजूद है, सो ये भी हमारे पास जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ Kc फॉर द बिलो रिएक्शन इज। अगेन इस केमिकल रिएक्शन के लिए Kc का यूनिट पूछा गया है। चलिए फाइंड आउट करते हैं Kc का यूनिट इस केमिकल रिएक्शन के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि Kc के यूनिट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम मोलर कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट की लिखते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास SO2 है और यहाँ पर क्योंकि 2 मोल्स हैं यही वजह है स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर हमने 2 को लगा दिया। इसके बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में मोलर कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की लिखी जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट में हमारे पास SO2 NO2 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SO2 के साथ 2 मोल्स हैं जिसे हम पावर की सूरत में यहाँ लिखेंगे। आप देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 जो है वो 2 मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन के यहाँ पर 1 मोल है। दैट्स वाई हम पावर में यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाएंगे। इसके बाद मोलर कंसेंट्रेशन चाहे रिएक्टेंट की हो या फिर प्रोडक्ट की हो, इसके लिए हम मोल पर DM³ को लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड के हमारे पास 2 मोल्स हैं। यही वजह है कि या तो हम 2 टाइम्स मोल पर DM³ को लिखेंगे या फिर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर हम होल 2 ले लेंगे, यानी ये 2 टाइम्स हमारे पास मोल पर DM³ है। इसके बाद SO2 हमारे पास अगेन इसके ऊपर पावर 2 है, यानी 2 टाइम्स मोल पर DM³ होगा। सो यहाँ पर अगेन पावर हमने 2 लगा दिया और ऑक्सीजन के लिए हम 1 टाइम मोल पर DM³ को लिखेंगे। इसके बाद हमने कैंसिल कर देना है। 2 टाइम्स हमारे पास मोल पर DM³ अबव एंड 2 टाइम्स बिलो, ये कैंसिल हो जाएगा और इसके रिजल्ट में हमारे पास बाकी बचा मोल पर DM³। अब यहाँ पर यूनिट किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि ये मोल पर DM³ डिनोमिनेटर में है, इसे हमें नॉमिनेटर में लाना है। अब यहाँ पर मोल जो है इसका पावर 1 है, तो जैसे ही हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर जो होगा 1 की जगह -1 हो जाएगा। जबकि DM³ का आप देख सकते हैं यहाँ भी DM³ है, लेकिन ये देखें मोल पर DM³ है। पर का मतलब होता है हमारे पास माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ऑलरेडी -3 में। सो इस तरह से ये -3 जब ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा। यही वजह है कि Kc का यूनिट यहाँ पर हमारे पास आया है मोल -1 DM³। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिवर्सिबल, यानी इन रिएक्शंस में से हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसा कि हम जानते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट पे रिकन्वर्ट होते हैं और इसे डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो फर्स्ट वन केमिकल रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि सिंगल हेडेड एरो है, यही वजह है कि ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। अगेन सेकंड रिएक्शन में हमारे पास अगेन सिंगल हेडेड एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। थर्ड रिएक्शन में हमारे पास डबल हेडेड एरो मौजूद है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में रिकन्वर्ट हो रहे हैं, जो कि डबल हेडेड एरो से इसे रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगेन फोर्थ रिएक्शन में आप देख सकते हैं सिंगल हेडेड एरो रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और अगेन ये रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। सो थर्ड वन जो ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर डबल हेडेड एरो रिप्रेजेंट करता है रिवर्सिबल रिएक्शन को। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, यानी इनमें से कौन सा इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जहां पर रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वन रिएक्शन जिसे सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन में डबल हेडेड एरो, थर्ड रिएक्शन में डबल हेडेड एरो एंड फोर्थ रिएक्शन में डबल हेडेड एरो रिप्रेजेंट करता है रिवर्सिबल रिएक्शन को, यानी इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में रिकन्वर्ट होते हैं। सो ऑप्शन वन हमारे पास करेक्ट आंसर है रिवर्सिबल रिएक्शन का। Next, initially when the reaction starts, the rate of the reverse reaction will be high, low, zero, none of the above. यानी जब कभी कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन हमारे पास हाई होता है, लो होता है, जीरो होता है या इनमें से कोई भी नहीं होता। जैसा कि हम जानते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में सबसे पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और कोई भी प्रोडक्ट मौजूद नहीं होता। यही वजह है कि रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन जीरो होता है इनिशियली। नेक्स्ट, इनिशियली व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी हाईएस्ट, लोएस्ट, जीरो, बोथ बी एंड सी। यानी जब कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास हाईएस्ट होता है, लोएस्ट होता है, जीरो होता है या बोथ बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उस वक्त तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, यानी रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड काफी हाईएस्ट होती है। यही वजह है कि ऑप्शन ए हाईएस्ट जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। Next, when the evaporation and condensation rates becomes equal, then it means that the system is at the state of equilibrium, अनस्टेबल, स्टेबल और न्यूट्रल। यानी जब हमारे पास इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के रेट इक्वल हो जाते हैं तो इस पॉइंट पर हमारे पास जो सिस्टम होता है क्या वो इक्विलिब्रियम में होता है, अनस्टेबल होता है, स्टेबल या फिर न्यूट्रल होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं तो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है और जब हमारे पास वेपर्स जो है अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो ये प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है। जब इन दोनों का रेट इक्वल हो जाता है तो याद रखें कि इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इक्विलिब्रियम, यानी व्हेन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन रेट्स बिकम इक्वल देन इट्स मींस दैट द सिस्टम इज एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, द below reaction takes place in the presence of which one catalyst? यानी ये केमिकल रिएक्शन जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसमें अमोनिया सिंथेसाइज हो रहा है। इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है इस लिस्ट में से? जैसे कि हम जानते हैं कि अमोनिया की सिंथेसिस के लिए हमारे पास आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। सो ऑप्शन वन हमारे पास आयरन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है जो कि अमोनिया की सिंथेसिस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, स्क्वायर ब्रैकेट ए, स्क्वायर ब्रैकेट बी, the A and B in the subscript on the square bracket represent the number of moles of reactants, number of moles of products, both A and B, none of the above। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट पर मौजूद A and B सबस्क्रिप्ट क्या रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स को, या बोथ ए एंड बी को रिप्रेजेंट करते हैं या इनमें से किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे कि हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन में ऑलरेडी ये डिस्कस किया था कि स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है और यहाँ पर जो ए एंड बी है ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पर मौजूद ए एंड बी जो है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है जो कि रिप्रेजेंट करता है सबस्क्रिप्ट ए एंड बी को। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ Kc फॉर द बिलो रिएक्शन विल बी, यानी इस केमिकल रिएक्शन के लिए हमारे पास Kc का क्या यूनिट होगा, चलिए इसे हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि Kc इज इक्वल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और मोलर कंसेंट्रेशन के लिए हम मोल पर डीएम क्यूब को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे PCl3 और Cl2 मौजूद है जैसे कि आप देख सकते हैं, जबकि रिएक्टेंट में हमारे पास PCl5 है जिसे
जिसे हमने डिनोमिनेटर में लिखा। इसके बाद हम मोल पर डीएम क्यूब को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट के लिए हम 2 टाइम्स मोल पर डीएम क्यूब लिखेंगे, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर PCl3 1 टाइम है एंड Cl2 1 टाइम है, सो 2 टाइम्स हमने यहाँ पर मोल पर डीएम क्यूब को लिखा। इसके बाद डिनोमिनेटर में PCl5 जो है इसके 1 मोल है, यही वजह है 1 टाइम हमने मोल पर डीएम क्यूब को लिखा। अब यहाँ पर कैंसिल कर देंगे मोल पर डीएम क्यूब को मोल पर डीएम क्यूब के साथ, और इस तरह से हमारे पास आंसर में आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब, जो कि बाकी बचा। और इस तरह से इस केमिकल रिएक्शन में Kc का जो यूनिट है वो हमारे पास है मोल पर डीएम क्यूब। Next, which statement is true about the state of equilibrium? Forward reaction stops, reverse reaction stops, forward and reverse both reactions stop, both forward and reverse reaction continue at the same rate. यानी इन ऑप्शंस में से कौन सा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जो कि रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारे पास रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन सेम हो जाता है, यानी सेम स्पीड से हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में रिकन्वर्ट होते हैं। यही वजह है कि ऑप्शन डी बोथ फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू एट द सेम रेट करेक्ट ऑप्शन है स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम के लिए। Next, when a mixture of H2 and I2 is sealed in a flask and the temperature is kept at 25 degrees Celsius, the following equilibrium is established. यानी जब हमारे पास मिक्सचर ऑफ H2 और I2 को एक फ्लास्क में सील किया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो कौन सा इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो होगा वो हमारे पास मौजूद होगा इसमें। यहाँ पर क्या हमारे पास H2 और I2 का मिक्सचर होगा, या सिर्फ HI का मिक्सचर होगा, या फिर H2 का मिक्सचर होगा, या फिर H2 I2 और HI का मिक्सचर मौजूद होगा। याद रखिए कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मिक्सचर मौजूद होता है। यही वजह है कि लास्ट वन ऑप्शन H2, I2 एंड HI करेक्ट ऑप्शन है जो कि इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मौजूद होगी, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट H2 एंड I2 है एंड प्रोडक्ट जो है हमारे पास 2HI है। सो इन तमाम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मिक्सचर होगा ये हमारे पास मौजूद होगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। नेक्स्ट, डिराइव द Kc यूनिट फॉर, यानी इस केमिकल रिएक्शन के लिए अगेन हमने Kc के यूनिट को फाइंड आउट करना है। सब केमिकल रिएक्शन के लिए केमिकल रिएक्शन है N2 रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ और इसके रिजल्ट में हमारे पास 2NO2 की फॉर्मेशन हो रही है। स्क्रीन पर मौजूद इन ऑप्शंस में से हमने Kc के यूनिट को इस केमिकल रिएक्शन के लिए फाइंड आउट करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि Kc इक्वल होता है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और मोलर कंसंट्रेशन चाहे प्रोडक्ट की हो या फिर रिएक्टेंट के लिए, इसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं मोल पर डीएम क्यूब। सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट में 2NO2 जो कि हमने लिखा है नोमिनेटर में, इसके लिए हम पुट करते हैं मोल पर डीएम क्यूब के यूनिट को, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 मोल्स ऑफ NO2 है। यही वजह है कि ब्रैकेट के बाहर हमने स्क्वायर को ऐड किया है, और यही वजह है कि मोल पर डीएम क्यूब के ऊपर भी स्क्वायर मौजूद है, यानी 2 टाइम्स हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब है। इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास रिएक्टेंट मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट N2 और O2 है, जिन्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिनोमिनेटर में लिखा गया है। इसके लिए अगेन हम मोल पर डीएम क्यूब को यूज करेंगे। N2 के लिए 1 टाइम हमने मोल पर डीएम क्यूब को यूज किया, और इसी तरह O2 के लिए भी मोल पर डीएम क्यूब के यूनिट को हमने यूज किया। इसके बाद हम कैंसिल कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर मौजूद है, यानी 2 टाइम्स मोल पर डीएम क्यूब है, जबकि डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 2 टाइम्स मोल पर डीएम क्यूब है। यही वजह है कि यहाँ पर 2 टाइम्स मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से इस केमिकल रिएक्शन के लिए हमारे पास Kc का कोई यूनिट भी नहीं होगा। नेम द कैटलिस्ट यूज्ड इन द बिलो रिएक्शन, यानी इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। जैसे कि इस केमिकल रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। सो इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यानी V2O5 को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर यूज्ड इन द हेबर्स प्रोसेस इज 400 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, 450 डिग्री सेल्सियस और 600 डिग्री सेल्सियस। यानी हेबर्स प्रोसेस में जहां पर अमोनिया को सिंथेसाइज किया जाता है, इस प्रोसेस में हमारे पास टेम्परेचर क्या 400 डिग्री सेल्सियस होता है, 500 होता है, 450 डिग्री सेल्सियस या फिर 600 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखें कि जो टेम्परेचर हमारे पास हेबर प्रोसेस में अमोनिया की सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है वो 400 डिग्री सेल्सियस है।
Next, the temperature used in the formation of the sulfur trioxide is 400 degrees Celsius, 500 degrees Celsius, 450 degrees Celsius और 600 डिग्री सेल्सियस। यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन में हमारे पास कितना टेम्परेचर यूज किया जाता है, जैसे कि इस केमिकल रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि 450 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, द प्रेशर यूज्ड इन द हेबर प्रोसेस इज 300 एटमॉस्फेयर, 200 एटमॉस्फेयर, 250 एटमॉस्फेयर और 350 एटमॉस्फेयर। यानी हेबर प्रोसेस में जहां पर अमोनिया की सिंथेसिस हो रही होती है, इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास प्रेशर क्या होता है, जैसे कि ऑलरेडी हम इस केमिकल रिएक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अमोनिया की सिंथेसिस होती है। सो आंसर है द प्रेशर यूज्ड इन द हेबर प्रोसेस इज 200 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, द गैस विच इज डिसॉल्व इन द फिजी ड्रिंक्स अंडर हाई प्रेशर इज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी फिजी ड्रिंक्स में वो कौन सी गैस होती है जिसे हाई प्रेशर के जरिए इसमें डिसॉल्व किया जाता है? क्या वो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है? सो आंसर है द गैस विच इज डिसॉल्व इन द फिजी ड्रिंक्स अंडर हाई प्रेशर इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द सल्फर ट्राइऑक्साइड इज 100 एटमॉस्फेयर, 200 एटमॉस्फेयर, 300 एटमॉस्फेयर और 400 एटमॉस्फेयर। यानी हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए कितना प्रेशर यूज किया जाता है, जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है, टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस, जबकि प्रेशर हमारे पास 200 एटमॉस्फेयर होता है। सो यहाँ पर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द ले चैटलियर्स प्रिंसिपल इज 80% यील्ड, 85% यील्ड, 90% यील्ड और 98% यील्ड। जैसे कि हम जानते हैं कि ले चैटलियर्स प्रिंसिपल के जरिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को हासिल करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर ले चैटलियर्स प्रोसेस के जरिए अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस किया जाता है 98% यील्ड तक। नेक्स्ट, law of mass action is directly proportional to the product of the active masses of reactants, products, both A and B, none of the above। यानी law of mass action directly proportional होता है product of the active masses of reactant के, products के या both A and B के या इनमें से किसी के भी नहीं। याद रखिए कि law of mass action directly proportional होता है product of the active masses of the reactants के।